नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना परदेसी, एसोसिएट प्रोफेसर, नौगढ़ महाविद्यालय, परली। आज मैं आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इस संदर्भ में सामान्य परिचय दे रही हूँ। भाषा यानी क्या? भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका कोशीय अर्थ है कहना या प्रकट करना। अतः भाषा को मनुष्य के भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन कहा जा सकता है। मनुष्य अपने भावों या विचारों के आदान प्रदान के लिए ज्ञानेंद्रियों को माध्यम बनाता है। अब हम भाषा को परिभाषाओं के आधार पर समझेंगे। प्राचीन काल में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, व्यक्ता वाची वर्णा येषाम त इमे व्यक्त वाचः। अर्थात पतंजलि के अनुसार जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। कालांतर में पाश्चात्य एवं भारतीय भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के इस व्यक्त वाच को विस्तार से विश्लेषित किया है। अब कुछ पाश्चात्य विद्वानों के आधार पर भाषा की परिभाषा को देखेंगे। लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड साउंड एम्प्लॉयड इन एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को भाषा कहते हैं। भारतीय मत के आधार पर देखेंगे पी.डी. गुणे क्या कहते हैं। शब्दों द्वारा हृदगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। वहीं सुकुमार सेन कहते हैं, अर्थवान कंठ से निसृत ध्वनि समष्टि ही भाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं भाषा के संदर्भ में, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष से लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वहीं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। अर्थात इन विद्वानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से निसृत, विश्लेषण योग्य, सार्थक, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के एक विशेष वर्ग के लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं। भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए दो मुख्य आधार हैं, प्रत्यक्ष मार्ग, दूसरा है परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत 8 सिद्धांत है जिसे अब हम क्रमानुसार समझेंगे। पहला सिद्धांत है दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत को मानने वाले भाषा को ईश्वर की देन मानते हैं। इस प्रकार न तो वे भाषा को परंपरागत मानते हैं और न मनुष्य द्वारा अर्जित। इन विद्वानों के अनुसार भाषा की शक्ति मनुष्य अपने जन्म के साथ लाया है और उसे सीखने का उसे प्रयत्न करना नहीं पड़ा है। इस सिद्धांत को मानने वाले विभिन्न धर्म ग्रंथों का उदाहरण अपने सिद्धांत के समर्थन में देते हैं। हिंदू धर्म मानने वाले वेदों को, इस्लाम धर्मावलंबी कुरान शरीफ को, ईसाई बाइबल को। वे भाषा को मनुष्यों की गति न मानकर ईश्वर निर्मित मानते हैं और इन ग्रंथों में प्रयुक्त भाषाओं को संसार की विभिन्न भाषाओं की आदि भाषाएं मानते हैं। इसी प्रकार बौद्ध अपने धर्म ग्रंथों की भाषा पाली या मागधी को संसार की सभी भाषाओं का मूल मानते हैं, जो जैन धर्मावलंबी अर्धमागधी को मूल भाषा मानते हैं। औचित्य। भाषा उत्पत्ति का यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ क्योंकि इसमें अनेक त्रुटियां हैं और यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो संसार के सभी लोग एक सी भाषा बोलते, परंतु ऐसा न होते हुए संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं। मनुष्य अपने जन्म के साथ भाषा लेकर नहीं आता है, अपितु उसे समाज में रहकर अनुकरण से सीखता है। उसको एक प्रयोग द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। जिस देश में एक शिशु को जन्म के समय से ऐसे लोगों के साथ रखा गया जो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते थे अथवा जिन्हें शिशु के सामने बोलने का निषेध था, वहाँ परिणाम यह हुआ कि बड़ा होने पर वह केवल एक शब्द बोल सका और वह था वेकोस। यह शब्द फ्रीजियन भाषा का है जिसका अर्थ है रोटी। यह शब्द रोटी लाने वाला फ्रीजियन नौकर धोखे से बोल गया था जिसे उस शिशु ने सुना और परिणाम स्वरूप एक ही शब्द का प्रयोग कर सका। इससे यह सिद्ध होता है कि भाषा की दिव्य उत्पत्ति नहीं है, अपितु मनुष्य समाज में अनुकरण से सीखता है। अब दूसरा हम देखेंगे धातु सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति संबंधी दूसरा प्रमुख सिद्धांत धातु सिद्धांत है।
सर्वप्रथम प्लेटो ने इस ओर संकेत किया था, परंतु इसकी स्पष्ट विवेचना करने का श्रेय जर्मन विद्वान प्रोफेसर हेस को है। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति प्रारंभ में धातुओं से होती थी। इनकी संख्या आरंभ में बहुत बड़ी थी, परंतु धीरे धीरे लुप्त होकर कुछ 100 ही धातुएं शेष रही। प्रोफेसर हेस का कथन है कि इन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई है। औचित्य: यह सिद्धांत अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ क्योंकि इसका आधार काल्पनिक है और यह कल्पना भी आधार रहित है। इसके विरुद्ध दूसरा सबसे बड़ा तर्क यह है कि संसार के कुछ ही भाषा परिवारों में, जैसे भारोपीय सेमेटिक में ही कुछ धातुएं हैं, परंतु अनेक भाषा परिवार ऐसे हैं जिनमें धातुओं का कोई स्थान नहीं है। तीसरा सिद्धांत है संकेत सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति के इस सिद्धांत को इंगित सिद्धांत भी कहा जाता है। इस संकेत सिद्धांत की ओर सर्वप्रथम संकेत करने वाले पॉलिनेशियन भाषा के विद्वान डॉक्टर गए थे। इन्होंने भाषा की उत्पत्ति संकेतों के द्वारा सिद्ध की है। इसी समय आइलैंड भाषाओं के विद्वान अलेक्जेंडर जोहानसन ने भी भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाषा की उत्पत्ति संकेतों से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम मनुष्य बंदर आदि जानवरों की भांति अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति भावबोधक ध्वनियों के द्वारा करता होगा। फिर उसने विभिन्न जीव जंतुओं तथा अचेतन पदार्थों की ध्वनियों के अनुकरण पर शब्द बनाए होंगे। तत्पश्चात उसने अपने संकेतों के अंगों के द्वारा उन ध्वनियों को अनुकरण किया होगा। इस स्थिति में स्थूल पदार्थों की अभिव्यक्ति के लिए शब्द बने होंगे। संकेत सिद्धांत भाषा के विकास के लिए इस स्थिति को महत्वपूर्ण मानता है। उदाहरण के लिए पत्ते के गिरने से जो ध्वनि होती है, उसी आधार पर पत्ता शब्द बन गया। अब औचित्य: भाषा उत्पत्ति का उपयुक्त सिद्धांत भाषा के विकास की आरंभिक स्थितियों पर प्रकाश डालना है, परंतु इस सिद्धांत के मानने वालों का यह तर्क कि उच्चारण के जीभ, तालु आदि भागों में ने हाथ आदि बाहरी अंगों के अनुकरण पर ध्वनियों शब्द का निर्माण किया होगा उचित नहीं ठहरता है, क्योंकि अपनी ही क्रियाओं और संकेतों का स्वयं के द्वारा अनुकरण उचित नहीं ठहरता है। चौथा है अनुकरण सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति के इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई है। इस सिद्धांत के मानने वाले विद्वानों का तर्क है कि मनुष्य ने पहले अपने आसपास के जीवों और पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण किया होगा और फिर उसी आधार पर शब्दों का निर्माण किया होगा। उदाहरण के लिए काऊ काऊ ध्वनि निकालने वाले पक्षी का नाम इसी ध्वनि के आधार पर संस्कृत में काक, हिंदी में कौवा तथा अंग्रेजी में क्रो CROW पड़ा। इसी प्रकार बिल्ली की म्याऊ ध्वनि के आधार पर चीनी भाषा में बिल्ली को मियाऊ कहा जाने लगा। इसी प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि भाषा की उत्पत्ति अनुकरण सिद्धांत पर हुई है। औचित्य: भाषा उत्पत्ति का यह सिद्धांत भी पूर्ण रूप से मान्य नहीं हुआ है, क्योंकि यह भाषा की उत्पत्ति पर आंशिक रूप से ही प्रकाश डालता है। किसी भी भाषा की समस्त शब्दावली का निर्माण अनुकरण के आधार पर नहीं होता है। इस प्रकार के शब्दों की संख्या किसी भी भाषा में बहुत कम होती है। पांचवा है अनुरणन सिद्धांत। यह सिद्धांत भी अनुकरण सिद्धांत से मिलता हुआ है। इस सिद्धांत के मानने वालों का भी यही तर्क है कि मनुष्य ने अपने आसपास की वस्तुओं की ध्वनियों के आधार पर शब्दों का निर्माण किया है। इन दोनों सिद्धांतों में अंतर इतना है कि जहां अनुकरण सिद्धांत में चेतन जीवों के अनुकरण की बात थी, वहीं इस सिद्धांत में निर्जीव वस्तुओं के अनुकरण की बात है। उदाहरण के लिए नदी की कलकल ध्वनि के आधार पर उसका नाम कल्लोलिनी पड़ गया। इस प्रकार हवा से हिलते दरवाजे की ध्वनि के आधार पर लड़खड़ाना, बड़बड़ाना जैसे शब्द बने। अंग्रेजी के मरमर, थंडर जैसे शब्द भी इसी अनुरणन सिद्धांत के आधार पर बने। निष्कर्ष: इस सिद्धांत में भी कई त्रुटियां हैं, अतः यह भाषा की उत्पत्ति को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में असमर्थ है। किसी भी भाषा में अर्जित वस्तुओं की ध्वनियों के आधार पर बने शब्दों की संख्या बहुत कम होती है, अतः इस अनुरणन सिद्धांत को भाषा की उत्पत्ति का मान्य सिद्धांत नहीं माना जा सकता। छठवां है श्रम परिहरण सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिश्रम करना उसकी स्वाभाविक विशेषता है। श्रम करते समय जब मनुष्य थकने लगता है, तब उस थकान को दूर करने के लिए कुछ ध्वनियों का उच्चारण करता है। नॉयर
नामक विद्वान ने इन्हीं ध्वनियों को भाषा उत्पत्ति का आधार मान लिया है। उसके कार्य करते समय जब मनुष्य थकता है तब उसकी सांसें तेज हो जाती है। सांसों की इस तीव्र गति के आने जाने के परिणाम स्वरूप मनुष्य के वाग्यंत्र की स्वर तंत्रियां कंपित होने लगती है और अनेक अनुकूल ध्वनियां निकलने लगती है। फलस्वरूप मनुष्य के श्रम से उत्पन्न थकान बहुत कुछ दूर हो जाती है। उदाहरण के लिए कपड़ा धोते समय धोबी छियो छियो ध्वनि का उच्चारण करता है। इसी प्रकार ठेला खींचने वाला मजदूर हैया ध्वनि का उच्चारण करते हैं। इस सिद्धांत के मानने वाले इन्हीं ध्वनियों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। निष्कर्ष, वस्तुतः भाषा उत्पत्ति का यह सिद्धांत बहुत भ्रामक है, क्योंकि प्रथम तो ऐसी ध्वनियाँ किसी भी भाषा में अत्यल्प होती है, दूसरे भाषा सार्थक होती है जबकि यह ध्वनियाँ निरर्थक है, अतः निरर्थक ध्वनियों के आधार पर सार्थक भाषा की ध्वनि नहीं मानी जा सकती। 7वां, मनोभाव सूचक सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति का यह सिद्धांत मनुष्य की विभिन्न भावनाओं की सूचक ध्वनियों पर आधारित है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक मैक्स मुलर ने इसे पुह पुह सिद्धांत कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य विचारशील होने के साथ साथ भावना प्रधान प्राणी भी है। उसके मन में दुख, हर्ष, आश्चर्य आदि अनेक भाव उठते हैं। वह इन भावों को विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण के द्वारा प्रकट करता है, जैसे प्रसन्न होने पर आहा, दुखी होने पर आह, आश्चर्य में पड़ने पर अरे जैसी ध्वनियों का उच्चारण करता है। इन्हीं ध्वनियों के आधार पर यह सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति मानता है। निष्कर्ष, उपयुक्त सिद्धांत भी भाषा उत्पत्ति के एक अंग मात्र का स्पर्श करके रह जाता है। त्रुटिपूर्ण होने के कारण यह भाषा की उत्पत्ति पर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं डालता। नेक्स्ट है यानी 8वां, विकासवाद का सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति की खोज के प्रत्यक्ष मार्ग का यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक स्वीट ने इस सिद्धांत को जन्म दिया था। उन्होंने भाषा उत्पत्ति के उपयुक्त सिद्धांतों के कुछ सिद्धांतों को लेकर इनके समन्वित रूप से भाषा की उत्पत्ति की है। यह सिद्धांत 3 है। पहला है अनुकरणात्मक, मनोभाव सूचक और प्रतीकात्मक। स्वीट के अनुसार भाषा अपने प्रारंभिक रूप में इन 3 अवस्थाओं में थी। इसी प्रकार भाषा का आरंभिक शब्द समूह 3 प्रकार का था। अब इन 3 प्रकारों में पहले देखेंगे हम कि पहले प्रकार के शब्द अनुकरणात्मक थे, अर्थात दूसरे जीव जंतुओं की ध्वनियों का अनुकरण करके मनुष्य ने वे शब्द बनाए थे। जैसे चीनी म्याऊ बिल्ली की म्याऊ ध्वनि के आधार पर बना और बिल्ली नामक जानवर का नाम ही पड़ गया। इसी प्रकार कौवे के बोलने से उत्पन्न ध्वनि के आधार पर हिंदी में कौवा और संस्कृत में उसे काक कहा जाने लगा। सेकंड है द्वितीय। स्वीट के अनुसार भाषा की प्रारंभिक अवस्था के दूसरे प्रकार के शब्द मनोभाव सूचक थे। मनुष्य अपने अंतर्मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए इस प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करता होगा और कालांतर में उन्हीं ध्वनियों ने भावों को सूचित करने वाले शब्दों का रूप ले लिया। आह, ओह, आहा आदि शब्द ऐसे ही विभिन्न भाव सूचक है। तीसरे प्रकार के शब्दों के अंतर्गत स्वीट ने प्रतीकात्मक शब्दों को रखा। उनके अनुसार भाषा की प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार के शब्दों की संख्या बहुत अधिक रही होगी। प्रतीकात्मक शब्दों का तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो मनुष्य के विभिन्न संबंधों से, जैसे खाना पीना, हंसना बोलना आदि, और विभिन्न सर्वनामों जैसे यह, वह, मैं, तुम आदि के प्रतीक बन गए हैं। स्वीट का मत था कि इन शब्दों की संख्या प्रारंभ में बहुत व्यापक रही होगी और इसीलिए उन्होंने प्रथम तथा द्वितीय वर्ग से बचे उन सभी शब्दों को भी इस तीसरे वर्ग में रखा है जिनका भाषा में प्रयोग होता है। इस प्रकार स्वीट के अनुसार अनुकरणात्मक, भावबोधक तथा प्रतीकात्मक शब्दों के समन्वय से भाषा की उत्पत्ति हुई है और फिर कालांतर में प्रयोग प्रवाह में आकर भाषा में बहुत से शब्दों का अर्थ विकसित हो गया और नए शब्द बनते चले गए। इसका निष्कर्ष, भाषा उत्पत्ति के प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत विकासवाद का यह सिद्धांत अधिक उचित प्रतीत होता है, इसीलिए यह अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक मान्य है। परंतु डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है कि पूर्ण रूप से यह मान लेना कि उत्पत्ति अनुकरणात्मक, मनोभाव सूचक और प्रतीकात्मक शब्दों के समन्वय से हुई उचित नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत आने वाले उपयुक्त सभी सिद्धांतों का विवेचन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा की उत्पत्ति क्रमिक विकास से हुई।
आदिम अवस्था में जब मनुष्य भाषा का प्रयोग करना नहीं जानता होगा, तब विचार विनिमय के लिए वह पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करते हुए कतिपय ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। प्रारंभ में वह ध्वनियाँ निरर्थक रही होंगी, परंतु धीरे धीरे विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त विशिष्ट ध्वनि उस अर्थ का प्रतीक बन गई होगी। फिर मनुष्य ने अपने विभिन्न संबंधों और क्रियाओं के आधार पर विभिन्न शब्दों का निर्माण किया होगा। फिर उपचार के कारण शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया तीव्र होती गई और धीरे धीरे भाषा ने अपना यह निश्चित रूप ले लिया होगा, जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय कर सकता है। भाषा की उत्पत्ति के अध्ययन करने का दूसरा आधार है परोक्ष मार्ग। भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष मार्ग के अतिरिक्त परोक्ष मार्ग भी है। इस मार्ग के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करने की दिशा उल्टी हो जाती है, अर्थात हम भाषा के वर्तमान रूप का अध्ययन करते हुए अतीत की ओर चलते हैं। इस मार्ग के अंतर्गत अध्ययन की 3 विधियां हैं। पहला है शिशुओं की भाषा। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का विचार है कि शिशुओं के द्वारा प्रयुक्त शब्दों के आधार पर हम भाषा की आरंभिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिशुओं की भाषा बाह्य प्रभावों से उतनी प्रभावित नहीं रहती जितनी कि मनुष्यों की भाषा। इसीलिए बच्चों की भाषा के अध्ययन से यह पता लगाया जा सकता है कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होंगी, क्योंकि जिस प्रकार बच्चा अनुकरण से भाषा सीखता है, उसी प्रकार मनुष्यों ने भाषा सीखी होगी। निष्कर्ष: भाषा उत्पत्ति का यह सिद्धांत महत्वहीन है, क्योंकि शिशु भाषा को अनुकरण से सीखता है। वह एक बनी बनाई भाषा होती है, इसलिए वह कोई नई भाषा नहीं पढ़ता है, अपितु उसी भाषा को सीखता है जिसका प्रयोग पहले से हो रहा है। जबकि भाषा की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य को भाषा का आविष्कार करना पड़ा होगा, अतः भाषा उत्पत्ति का यह सिद्धांत मान्य नहीं है। दूसरा है असभ्यों की भाषा। कुछ भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भाषा उत्पत्ति की खोज संसार की असभ्य जातियों के द्वारा प्रयुक्त भाषाओं के अध्ययन के द्वारा की जा सकती है। असभ्य जातियां चूंकि संसार के सभ्य क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव से बची रहती है, अतः उनकी भाषा भी परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती। अतः उनकी भाषाओं के अध्ययन और विश्लेषण से भाषा की प्रारंभिक अवस्था का पता चल सकता है। निष्कर्ष: यह सिद्धांत भाषा के प्रारंभिक रूप का एक सीमा तक परिचय अवश्य दे सकता है, परंतु उसके पूर्ण रूप से आदिम स्वरूप का ज्ञान नहीं करा सकता, क्योंकि जिन्हें हम असभ्य भाषा कहते हैं वे भी सभ्य भाषाओं से कुछ ही पीढ़ियों पुरानी होगी। अतः इसके अध्ययन से भाषा के आरंभ का पता नहीं चलाया जा सकता। हाँ, इससे एक लाभ अवश्य होगा कि सभ्य भाषाओं और असभ्य भाषाओं के तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण से आरंभिक भाषा की दशा का ज्ञान कुछ अवश्य हो सकता है। तीसरा है आधुनिक भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन। भाषा की उत्पत्ति की खोज का एक आधार भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन भी है। इस सिद्धांत के अनुसार हम एक वर्तमान भाषा को लेकर प्राप्त सामग्री के आधार पर भाषा के इतिहास की खोज करते हैं। इस खोज में हमें अतीत की ओर लौटना पड़ता है। अतीत की यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक हमें उस भाषा विशेष के प्राचीनतम आधार न मिल जाए। निष्कर्ष: भाषा उत्पत्ति का यह अध्ययन करने के लिए परोक्ष मार्ग का यह सिद्धांत अधिक उपयुक्त है। उपयुक्तता का यह कारण इस खोज की विश्वसनीयता है, क्योंकि इस खोज के अंतर्गत हम भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन कई आधारों पर होता है, जैसे रूप, ध्वनि, अर्थ आदि। अध्ययन के ये आधार वैज्ञानिक है। फलस्वरूप इसी भाषा विशेष की ऐतिहासिक खोज अधिक विश्वसनीय हो जाती है। यही कारण है कि भाषा की उत्पत्ति का यह सिद्धांत अधिक उपयुक्त एवं मान्य है।